Good morning everyone. In this video we will continue our discussion on cash flow statement. हमने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश का जो भी इनफ्लो है और आउटफ्लो है उसको हम देखते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट का हमने कैश का मतलब देखा था कि कैश में नॉट ओनली कैश इन बैंक इंक्लूड करते हैं बट ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैश। और कैश इक्विवेलेंट में ऐसे हम आइटम देखते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, या चेक हो गया, या ड्राफ्ट इन हैंड हो गया। तो ऐसा एसेट जो कि इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में, जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो, उसको हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो इन दिस वी स्टडीड दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजेज द कॉज ऑफ चेंज इन कैश पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिटवीन डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट की दो डेट्स पे जो भी कैश की पोजीशन पे चेंजेस है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमें दो बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या होगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था। तो सपोज़ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। तो जो 40,000 का डिफरेंस है ना, तो हम इसको देख के हम कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वी रिसीव 40,000, क्योंकि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, पहले 60 था अभी 1 लाख हो गया। तो इसको देख के तो हम कह सकते हैं कि 40,000 का हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश पैसा आया है हमारे पास। बट फ्रॉम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये 60,000 से 1 लाख के अंदर जो 40,000 का जो जर्नी है, उसमें हमारे 1000 ट्रांजैक्शन हुए होंगे। कुछ में कैश इनफ्लो हुआ होगा, कुछ में कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो है, उनका जो नेट रिज़ल्ट आया है वो हुआ है 40,000। तो ये कैसे, तो थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आया है वो किस रीज़न से आया है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ हमने यूटिलाइज़ किया, फिर उसका नेट इफ़ेक्ट क्या रहा। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देख के कि कैश बैलेंस कितना है, और अगर हमने कंपेयर किया उसको हमारे क्लोजिंग बैलेंस से, तो हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने फिगर की कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमने देखा 40,000, तो नेट रिजल्ट हमें पता चल गया कि 40,000 आया है। तो अगर 60,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और आपके पास ये आ गया कि आपको तीनों एक्टिविटीज़ से 40,000 गेन किया है आपने, तो आपके पास नेट बैलेंस आ गया 1 लाख, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो इससे आप टैली भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ये हम अभी आप क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बाय दिस वी गेट टू नो कि कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना आगे लगा है तीनों एक्टिविटीज़ में, कुल मिला के हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होता है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस जो डेली में नहीं होते हैं, वो हम वापस ऐड बैक करेंगे। जैसे कि हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये हम वापस ऐड बैक कर देंगे। और हम डिडक्ट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमारे बिजनेस की इनकम है ही नहीं, उसको हम इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है, हमने P&L में इंक्लूड कर रखा है, तो वो हमारे प्रॉफिट में भी इंक्लूड होगा, तो हम यहाँ उसको डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कहीं से कमीशन मिल गया हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल बिजनेस में ये इनकम हमें होती नहीं है, तो हम इसको वापस डिडक्ट कर देंगे। हम इसको देखो, ये एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मेट दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। AS 3 के अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसमें देखो सबसे पहले दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आप लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम इसमें जो नेट प्रॉफिट लेंगे वो बिफोर टैक्स लेंगे, टैक्स देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम यहाँ डिडक्ट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एक्सेट्रा, तो ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा। Similarly, same treatment goes with provision for doubtful trade receivables, foreign exchange gain or loss on sale of tangible fixed assets or non-current investment, interest paid या received interest paid और dividend paid और dividend receipts। अगर हम इसको सिंपली देखें तो जो भी गेन हो रहा है हमें, वो तो हमने P&L में ऐड किया होगा, तो यहाँ हम उसको लेस कर देंगे, और जो भी लॉस हो रहा है हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये हम जब फंड फ्लो देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो यही प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। नाम अलग है बट एक ही फिगर होता है। ये जो भी एडजस्टमेंट हम नेट प्रॉफिट में करेंगे वही हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। फिर इसके बाद हम इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो भी वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आया उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो भी करंट एसेट्स में जो भी इंक्रीज़ होगा वो तो यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगा। जो करंट एसेट्स की वैल्यू में जितनी कम हो रही है, जितना डिक्रीज़ हो रहा है, वो यहाँ वापस ऐड हो जाएगा। तो करंट एसेट्स के केस में रिवर्स होगा, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ लेस कर देंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ ऐड कर देंगे। और करंट लायबिलिटीज़ के केस में सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ लेस हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ये हम अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से आप इनकम टैक्स पेड जो है उसको लेस करोगे, जो भी आपने इनकम टैक्स करंट ईयर में पे किया है उसको आप लेस करोगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो आप उसको भी लेस कर दोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब अगर कभी अर्थक्वेक आ गया या कोई डिज़ास्टर हो गया, उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ है वो आप लेस कर दोगे। तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये तो रही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम बेसिकली फ़िक्स एसेट्स के ऊपर बात करते हैं। फ़िक्स एसेट्स का परचेज़ किया या सेल किया, वो सब हम देखते हैं। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसको बेचने से जो भी पैसा मिला है वो इसमें आएगा। पैसा मिला है, इनफ्लो हुआ है तो वो ऐड होगा, अगर पैसा गया है तो वो लेस हो जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो भी पैसा मिला है वो भी इसमें आएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको बेचने से जो पैसा मिला है वो भी इसमें आएगा। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ intangible fixed assets, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। देखो इसमें जो परचेज, अगर हम करंट एसेट्स के अलावा जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको परचेज़ करेंगे वो इसमें इंक्लूड होगा। हम अगर फिक्स एसेट्स को परचेज़ करेंगे, बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को हमने परचेज़ किया वो भी इसमें आएगा, बट ये नेगेटिव फिगर आएगा। क्योंकि हमने परचेज़ किया है तो हमारे बिजनेस से पैसा गया है, तो इसको हम लेस करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड, ये तीनों फिगर भी इसमें आएंगी। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ही आएगा, पेड नहीं आएगा इसमें। तो ये तो रहा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है ये बेसिकली कंसर्न है आपके शेयर्स से, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये जो भी आपकी कैपिटल में जो चेंजेस आएगा उससे रिलेटेड है। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो शेयर्स और डिबेंचर को आपने इशू किया है उससे जो पैसा मिलेगा वो इसमें आएगा। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी आपने बोरोइंग की है उससे जो आपको पैसा मिला है वो भी इसमें आएगा। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उससे भी जो पैसा मिला है वो भी आएगा। तो इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं इंक्रीज़ इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ऐड करेंगे, और जो भी डिक्रीज़ हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में वो यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगा, वो यहाँ लेस हो जाएगा। और अगर किसी भी लोन का हम रीपेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो वो यहाँ लेस हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या बाय बैक ऑफ इक्विटी, ये सब भी इसमें जो भी अगर हमने रिडेम्पशन कर दिया, मतलब हमने ख़त्म कर दिया अगर डिबेंचर्स को, तो उसकी वजह से हमें पैसा देना पड़ेगा तो ये लेस हो जाएगा अमाउंट। और जैसा हमने देखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम सिर्फ डिविडेंड रिसीव्ड को लेते हैं या इंटरेस्ट रिसीव्ड को लेते हैं। यहाँ हम डिविडेंड पेड और रिसीव्ड भी लेंगे, इंटरेस्ट पेड लेंगे ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे पेड, जो इंटरेस्ट पेड है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो ही इसमें इंक्लूड होगा। और अगर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फिर ये सब एडजस्टमेंट करने के पास आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर इसमें जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मिलके जो भी चेंजेस आया है कैश और कैश इक्विवेलेंट में, हम उसको लेंगे। फिर जो भी फिगर आएगा हम उसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो जो बैलेंस हमें फाइनल मिलेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस से मिलना चाहिए। अगर वो दोनों अमाउंट मैच हो गए, इसका मतलब आपने पूरा ट्रांजैक्शन ठीक से किया, आपने सबकी एंट्री की, आपने उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और अगर फिगर डिफरेंस आता है, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन को बीच में मिसप्लेस किया है, तो एग्ज़ाम्स में आपका आंसर भी मैच हो जाएगा। अगर आपका जो अमाउंट बच रहा है अगर वो क्लोजिंग बैलेंस से मिल गया, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ आपने कोई ट्रांजैक्शन बीच में मिस किया है। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझते हैं। हमें प्रॉब्लम दी हुई है, स्वामी लिमिटेड रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3,40,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2016. Relevant balance sheet accounts for March 31, 2015 are as follows. हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है स्वामी लिमिटेड का, जो कि 3,40,000, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है 2015-16 की। सबसे पहले इन्वेंट्री दे रखा है। इन्वेंट्री में देख रहे हैं हम, पहले देखो 15 में तो 72,000 था, 16 में डिक्रीज़ हो गया है, अब कितना हो गया 59,000। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम देख रहे हैं 61,000 फिगर था, जो 2015 का जो फिगर था वो था 61,000। 2016 में ये हो गया 94,000, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, जो इंक्रीज़ है करंट एसेट्स में वो तो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो डिक्रीज़ है वो जो भी करंट एसेट्स में इंक्रीज़ है वो तो हम लेस कर देंगे, और जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको हम ऐड बैक कर देंगे। और फिर दिया हुआ है हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, पहले 3,000 थे, अब हो गए 14,000, मतलब बढ़ गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस 11,000 से। देन ट्रेड पेएबल्स, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, ये कितना दिया हुआ है 78,000 एंड 82,000, मतलब ये भी बढ़ रहा है। देन इनकम टैक्स पेएबल गिवन है 19 एंड 13,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 49,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 8,000,
और ये इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, इनकम टैक्स पेएबल लास्ट ईयर हैज़ बीन पेड इन करंट ईयर। जो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स था वो अमाउंट हमने इस ईयर दिया है। तो इससे अगर हमने जो फॉर्मेट देखा, अगर हम उसको कंसिडर करें, अगर उसको याद करें, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट लेकिन हम देखते हैं बिफोर टैक्स देखा था हमने। तो देखो हमारे पास जो फिगर है वो आफ्टर दे रखी है, तो इसमें हम अगर करंट इनकम टैक्स को ऐड कर दें तो हमारे पास बिफोर की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो हमारे पास है 3,40,000 और इस ईयर का इनकम टैक्स कितना है 13,000। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,55,000। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3,53,000। दिस इज़ 55,000, 3,55,000। सॉरी, ये मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। हम लोग 3,40,000 में हमने 13,000 ऐड किया, तो वी विल गेट 3,53,000। तो दिस इज़ राइट, 3,50,000 हमारे पास फिगर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। फिर हमने देखा था कि हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। तो हमें क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें 49,000। ये क्या है, हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसको हमने P&L में लेस किया होगा, तो यहाँ हम इसको फिर से ऐड कर देंगे। तो कितना है, डेप्रिसिएशन 49,000 हमने ऐड कर दिया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको हमने ऐड किया होगा। अब यहाँ हम इसको वापस लेस कर देंगे, तो 8,000 को हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 41,000। ये पॉजिटिव फिगर है। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हमने देखा था कि जो भी करंट एसेट्स में इंक्रीज़ होगा वो तो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो भी करंट एसेट्स में इंक्रीज़ होगा वो तो हम लेस कर देंगे, और जो भी डिक्रीज़ होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा इन्वेंट्रीज़ का अमाउंट जो है वो हमारा कम हो रहा है। पहले 72,000 था, अभी 59,000 हो गया। तो हमारा अमाउंट जो है कम हो गया। कितने से कम हो गया, 13,000 से कम हो गया। तो इसको हम ऐड करेंगे। ये देखो डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री 13,000 पॉजिटिव में आया। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था, 61,000, नाउ इट इज़ 94,000। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ गया हमारा, कितने से 33,000 से बढ़ गया। तो ये बढ़ा है तो ये लेस हो जाएगा। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 3,000 थे, अब कितने हो गए, 14,000 हो गए 2016 में। तो ये 11,000 से ये भी बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। देखो 33,000 अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हमने लेस कर रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बढ़ गए थे, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। अब हमारे पास है ट्रेड पेबल्स क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमने देखा था डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर बढ़ रही है करंट लाइबिलिटीज़ तो ऐड होगा, अगर घट रही है तो लेस होगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 78,000 है, अब कितना हो गया, 82,000 हो गया। तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से, 4,000 से। तो इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ऐड होगा। सो वी हैव एडेड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बाय दिस वी गेट द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल फिगर है वो आया 3,67,000। अब हमने देखा था हम इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, इनकम टैक्स पेएबल लास्ट ईयर हैज़ बीन पेड इन करंट ईयर। जो लास्ट ईयर पे करना था वो हमने इस साल किया है। तो हमारा इनकम टैक्स हमने एक्चुअली कितना पे किया है, 19,000 का, पिछले साल का, 2015 का। तो हम इसको 19,000 को लेस कर देंगे। तो फाइनल जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हमारे पास आ गया 3,48,000। So that's all for operating activities. In upcoming videos, we will talk about investing and financing activities. Thank you for watching.